बॉर्डर के पास ससुराल। निकिता ने घर की सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए थे। वो बाहर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रही थी। उसे लग रहा था कि माहौल फिर से बिगड़ने वाला है। तभी वो अपनी सास संगीता से कहती है, माँ जी, मैंने घर की सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर दिए। बाहर का माहौल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर से जंग छिड़ने के आसार हैं। बहू, तू दोनों बच्चों को अंदर वाले कमरे में सुला दे। महेश भी अभी तक घर नहीं आया है। मुझे तो उसकी बड़ी चिंता सता रही है। जरा गोपाल को कॉल करके पूछ कि वो वहाँ से कितनी देर पहले निकला है। माँ जी, कॉल कैसे कर सकती हूँ? जब भी जंग का माहौल होता है तो सरकार सारे नेटवर्क काट देती है। फोन चल ही नहीं रहा है और टीवी पर भी कोई समाचार नहीं आ रहे हैं। हमारे पास अभी उसका इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, हम दोनों बच्चों के साथ अंदर वाले कमरे में बैठ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि महेश भी सही सलामत घर आ जाए, क्योंकि बाहर उसे ढूंढने जाना तो और भी ज्यादा मुश्किल होगा। संगीता और निकिता अब दोनों बच्चों के साथ अंदर वाले कमरे में बैठ जाती हैं और उन्हें लोरी गाकर सुला देती हैं। दरअसल निकिता की शादी महेश के साथ हुई थी, जो जम्मू के एक गांव में रहा करता था। महेश का घर बॉर्डर के बहुत ज्यादा पास था। जब भी बॉर्डर पर जंग छिड़ती तो गांव के लोगों और पशु पक्षियों को काफी नुकसान होता था। अभी आधी रात का समय बीत गया था और महेश घर नहीं आया था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। संगीता और निकिता, जिनकी अभी अभी आंख लगी थी, एकदम से उठ जाती। इतनी रात को कौन हो सकता है? अब कहीं कोई दुश्मन तो नहीं? मुझे नहीं लगता बहू कि हमें दरवाजा खोलना चाहिए। माँ जी, दरवाजे पर दस्तक हो रही है। हो सकता है सेना को कोई नौजवान हो जिसे हमारी मदद की जरूरत हो। हमें दरवाजा खोलकर देखना चाहिए। तू ठीक कह रही है। हमारे देश के नौजवान हमारी जान और देश की रक्षा के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम डर के मारे एक दरवाजा तक न खोलें, ये तो गलत होगा। अब संगीता और निकिता जाकर दरवाजा खोलती हैं तो सामने आर्मी के कर्नल खड़े हुए थे। उन्हें देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिली। सुनिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका घर बॉर्डर के पास है, इसीलिए बाहर जंग शुरू हुई है। आप लोगों को अपने घर का दरवाजा बंद रखना है। अगर बाहर किसी भी तरह का शोर सुनते हैं या कोई भी अजीब हरकत देखते हैं तो आपको तुरंत सरकार को इन्फॉर्मेशन देनी है। बस यही कहने के लिए मैं आया था। कर्नल साहब बोलकर जाने लगते हैं कि तभी निकिता उन्हें रोकती है। सर, आप हमारी जान बचाने के लिए और देश के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो मैं आपको बिना पानी पिए यहाँ से नहीं जाने दूंगी। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। निकिता कर्नल साहब के लिए पानी लेकर आती है। सर को भी ये देखकर अच्छा लगता है कि जिन भारतवासियों के लिए वो जंग के लिए तैयार खड़े थे, वो भी उनकी इतनी फिक्र कर रहे हैं। कर्नल पानी पीकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद निकिता और संगीता वापस अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती हैं। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो सामने महेश खड़ा हुआ था। महेश को देखते ही निकिता उसे गले से लगा लेती है। कहाँ रह गए थे आप? आपको बोला था कि जंग का माहौल है तो समय से घर आ जाना। आपको अपने दोस्त गोपाल के घर जाने की क्या जरूरत थी? अगर आपको कुछ हो जाता तो? माफ कर दो निकिता, दरअसल गोपाल की तबीयत खराब थी तो मैं उसके समाचार लेने गया था। तभी सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो गई कि कोई भी अपने घर से बाहर न निकले और मैं उसके घर में फंस गया। मैं तुम्हें कॉल करके बता भी नहीं पाया क्योंकि नेटवर्क बंद थे। न जाने किस किस्मत की वजह से मेरा बॉर्डर के पास ससुराल है। हर पल ये डर लगा रहता है कि मेरे परिवार वाले सुरक्षित रहेंगे या नहीं। न जाने कब ये जंग का माहौल ठीक होगा और मैं अपने परिवार के साथ ढंग से रह पाऊंगी। निकिता ये सब बोलते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। महेश उसे गले लगा लेता है और उसका परिवार उसे हिम्मत देता है। तभी उसकी छोटी सी बेटी रिंकी कहती है, माँ, हमें तो गर्व होना चाहिए हमारे देश के नौजवानों पर, जो हमारे लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे। हमारी टीचर भी हमें यही सिखाती है कि हमें इस देश का सच्चा नागरिक बनने के लिए देश के प्रति वफादार होना चाहिए। हाँ माँ, अगर आप ऐसे कमजोर पड़ जाओगे तो कैसे चलेगा? आपको पता है, जब भी हम अपनी नानी के घर दिल्ली जाते हैं तो वो भी हमें देखकर बहुत ज्यादा खुश होती हैं और हमसे बॉर्डर के किस्से सुनती हैं। अगर हम किसी और शहर में रहते तो हमें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता होता और ना ही हमारे खून में वो जज्बा होता जो हमें देश के लिए जागृत बनाता है। अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर निकिता बहुत खुश हो जाती है। उसे अपने संस्कारों पर गर्व होता है कि उसने अपने बच्चों को कितनी अच्छी सीख दी है। कुछ दिनों में माहौल शांत हो जाता है और निकिता अपने बच्चों को लेकर दिल्ली अपने मायके आती है। वहाँ उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है, निकिता, मैंने सुना कि 1 हफ्ते पहले वहाँ जंग का बहुत बुरा हाल था और महेश भी एक रात घर नहीं आया था। मैं तो कहती हूँ तू अपने बच्चों और महेश के साथ यही शिफ्ट हो जा। तुझे वहाँ रहने की क्या जरूरत है? माँ, कैसी बातें कर रही हो? वहाँ मेरा घर है, ससुराल है। अगर आप लोगों को मेरी इतनी फिक्र थी तो मेरा बॉर्डर के पास ससुराल ढूंढने से पहले आपको सोचना चाहिए था। और अब आप चाहती हैं कि मैं अपना बसा बसाया घर छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो जाऊँ? ये तो गलत है। मेरी बच्ची, तेरी चिंता मुझे रात को सोने नहीं देती। तू खुद बता, क्या
तू अपने बच्चों की फिक्र करके सो पाती है? क्या तुझे नींद आती है ये सोचकर कि तेरा पति आज घर वापस आएगा या नहीं? पिछली बार की जंग में न जाने कितने जानवरों की जान चली गई थी। अगर किसी अपनों को कुछ हो जाता तो तू क्या करती? माँ, अगर मेरा कोई अपना शहीद हो जाता तो मैं यही समझती कि वो देश के लिए शहीद हो गया है। मेरा बॉर्डर के पास ससुराल है और इस बात का मुझे गर्व है। मैं हमेशा लोगों की मदद करूंगी और कभी भी अपने ससुराल से अलग नहीं हो सकती। निकिता ये बोलकर एक हफ्ता अपने मायके में रुकती है और फिर वापस अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिनों के बाद अचानक कुछ फौजी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और वो उसके घर के बाहर पड़े हुए थे। निकिता बिना कुछ सोचे समझे उन फौजियों को अपने घर के अंदर ले आती है। वो उनकी मरहम पट्टी करती है और उनके खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखती है। बहन तो बहुत अच्छी हो, वरना लोग तो हमें इस हालत में देखकर ऐसे भागने लगते हैं जैसे हम ही उन्हें खत्म कर देंगे। तुमने हमारी कितनी अच्छे से फिक्र की। अगर तुम हमारी मदद नहीं करती तो आधी रात को हमें जख्मी हालत में तड़प तड़प कर मर जाते। तुमने हमें जीवन दान दिया है। आप लोग भी तो अपने परिवार की मोह माया छोड़कर देश के लिए लड़ रहे हैं, फिर मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ क्यों नहीं कर सकती? आप लोगों के लिए काम करते हुए मुझे बहुत गौरव महसूस हुआ है। मुझे एहसास हुआ है कि मैं इस देश की सच्ची नागरिक हूँ। अब दोनों फौजी कुछ दिनों तक निकिता के घर पर ही रहते हैं। जब उनकी हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है तो वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके घर फिर से उसी कर्नल साहब का आना होता है जिन्हें निकिता ने पानी पिलाया था। कर्नल साहब के हाथ में एक कागज था जिसे वो निकिता को देते हुए कहते हैं, लगभग 4 महीने तक इस इलाके में जंग का माहौल रहा, लेकिन नागरिकों ने भी हमारी सेवा में बहुत साथ दिया। इसीलिए हमारी सरकार नागरिकों के लिए एक अवार्ड घोषित कर रही है और उसमें तुम्हारा नाम भी आया है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पूरे परिवार के साथ आओ और इस अवार्ड को रिसीव करो। निकिता ये सुनते ही भावुक हो जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली जैसे शहर की रहने वाली मॉडर्न लड़की अचानक अपने बॉर्डर वाले ससुराल में आकर इतनी बदल जाएगी। उसके अंदर देशभक्ति की भावना इस कदर बढ़ गई थी कि वो देश के लिए मर मिटने को तैयार थी। कुछ दिनों के बाद वो फंक्शन में जाती है और वहाँ एक बहुत अच्छी स्पीच देती है। वो लोगों को बताती है कि बॉर्डर के पास ससुराल होना गौरव की बात है, क्योंकि वहाँ रहकर वो सेना की कुर्बानियों को करीब से देख सकती है और उनकी मदद कर सकती है। उसकी स्पीच सुनकर सब लोग तालियां बजाने यार पद्मा, तू एक नंबर की पदौड़ी है क्या? पदौड़ी होगी तेरी अम्मा। उन्हें आलू के पराठे ठूस ठूस के खिला दे। वो दिन रात पूरे गांव में पाती रहेंगी, जिससे मौसम थोड़ा गर्म हो जाएगा। यार तू बेवजह भड़क रही है। तेरा नाम पद्मा है ना, तो पदौड़ा मैच कर गया, इसलिए मैंने बोल दिया। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुझे नवंबर में शादी कर लेनी चाहिए थी। इतनी ठंड में शादी करने की क्या जरूरत थी? यार तुझे तो अच्छी तरह पता है, मेरा एक सपना है कि मेरी भयंकर ठंड में सुहाग रात वाली रात मैं और मेरा हस्बैंड रजाई के अंदर बैठकर चाय पिए। वैसे भी मेरा होने वाला पति लोको पायलट है। शादी के तुरंत बाद उसकी ज्वाइनिंग है। तभी अचानक हवाएं तेज हो गई। बहुत तेज शीतलहर आ गई। बारिश भी तेज होने लगी। दूल्हे का घोड़ा भी कहीं भाग गया था, लेकिन दूल्हा पैदल ही पद्मा के घर की तरफ बढ़ रहा था। तभी पद्मा के पिता ने कहा, राजू बेटा कितना हिम्मत वाला है। सारे बाराती भाग गए, लेकिन ये बेचारा अकेले ही पैदल चला आ रहा है हमारी बेटी के लिए। कहीं मेरा सपना अधूरा तो नहीं रह जाएगा? नहीं, दूल्हा तो आ ही गया है। मैं किसी तरह शादी कर लेती हूँ ताकि मेरा रजाई के अंदर बैठकर राजीव के साथ चाय पीने का सपना पूरा हो सके। किसी तरह बड़ी मुश्किल से उस तेज तूफान में घर के अंदर बैठाकर पद्मा और राजीव की शादी कर दी गई। शादी के बाद पद्मा अपने ससुराल पहुंची। वहाँ पर उसके बूढ़े सास ससुर और एक ननद थी। सुहाग रात वाली रात पद्मा दूध की जगह 2 चाय के कप लेकर पहुंच गई। अंदर पहुंचते ही उसने जैसे ही रजाई को देखा, उसे बहुत अच्छा लगा। पद्मा, मैंने तो सुना था सुहाग रात वाली रात पत्नी अपने पति के लिए दूध लेकर आती है। तुम तो चाय लेकर आ गई। अरे वाह, कितनी खूबसूरत रजाई है। दरअसल मेरा बचपन से सपना था कि मैं सुहाग रात वाली रात अपने पति के साथ रजाई के अंदर बैठकर भयंकर ठंड में चाय पीऊं, और फाइनली आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। पद्मा ने चाय के कप साइड टेबल पर रखे और बेड पर बैठकर जैसे ही उसने रजाई अपने हाथों में ली, वैसे ही तूफान और बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि उनका पूरा घर उजड़ गया। घर की दीवारें और छत ढह गए। किसी तरह राजीव अपने परिवार को लेकर घर के बाहर निकल आया, लेकिन सारा सामान बर्बाद हो गया था। अब भारी बर्फबारी में राजीव अपने परिवार के साथ बिना छत के सड़क पर था। ये क्या हो गया? रजाई के अंदर बैठकर चाय पीने का सपना पूरा ही होने वाला था कि तभी इतना भयंकर तूफान आ गया। राजीव बेटा, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, पिताजी, छुटकी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। भले ही हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, लेकिन मेरी लोको पायलट की नौकरी तो बची है। चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं। थैंक गॉड, कम से कम एक आखिरी उम्मीद तो बाकी है। एक दिन बाद ही सही, लेकिन रजाई के अंदर बैठकर चाय पीने का सपना मेरा पूरा होकर ही रहेगा। भैया तो फिर इसी बात पर जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, मुझे बहुत ठंड लग रही है। राजीव खुशी खुशी अपने पूरे परिवार को लेकर रेलवे स्टेशन चला गया।
सर कल से मेरी ज्वाइनिंग है एज अ लोको पायलट। ये रहा मेरा ज्वाइनिंग लेटर। स्टेशन मास्टर ज्वाइनिंग पढ़ते ही जोर जोर से हंसने लगा। भाई साहब, ज्वाइनिंग लेटर में कोई चुटकुला लिखा है क्या? देखिए श्रीमान, आपको किसी ने उल्लू बना दिया है। ये ज्वाइनिंग लेटर नकली है। ये ज्वाइनिंग लेटर तुम्हें मिला कैसे? कोई एग्जाम दिया था तुमने? नहीं सर, मुझे एक आदमी मिला था। उसने कहा था कि 2 दिन के अंदर मैं तुम्हारी ज्वाइनिंग करा दूंगा। उसने मुझसे पैसे भी लिए। मैंने अपने खेतों को गिरवी रखकर उसे लाखों रुपए दिए। तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी इन जैसे स्कैमर्स के चक्कर में आ जाते हो। ये सब जानकर सबसे बड़ा झटका राजीव की पत्नी पद्मा को लगा, क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद बची थी वो भी टूट गई। अब वो लोग प्लेटफॉर्म पर ही रहने लगे। राजीव कहीं से बड़ी मुश्किल से एक रजाई का इंतजाम करके लाया, जो कि उसने अपने माँ बाप को दे दिया। बाकी लोग ठंड में ही थे, कांपते रहे। ये लो, बड़ी मुश्किल से कुछ खाने का सामान लाया हूँ, आप सब लोग खा लो। और थोड़े पैसे हैं मेरे पास। कल से मैं यहीं स्टेशन पर चाय बेचूंगा ताकि आगे का गुजारा चल सके। जब सारी उम्मीद खत्म हो गई तब उनके पास चाय बेचने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये छोटी सी उम्मीद अभी तक उनको जिंदा रखे हुए थी, लेकिन ये उम्मीद भी उनकी अगले दिन टूट गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तेज बर्फबारी की वजह से रेल की पटरियों में बहुत ऊंचाई तक बर्फ जम गई है, इसीलिए सारी ट्रेनें बंद कर दी गई हैं। अब कुछ दिनों तक ट्रेनें नहीं चलेंगी। आपकी असुविधा के लिए खेद है। अब पद्मा और उसके ससुराल वालों की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। आगे जिंदगी कैसे बितानी है, पेट कैसे पालना है, ये उम्मीदें भी टूट चुकी थी। अगले दिन से राजीव ने स्टेशन पर काम कर रहे लोगों को चाय बेचनी शुरू की। ऐसे ही दिन बीतते गए। फिर एक दिन, कितने सपने थे मेरे शादी को लेकर, सारे के सारे टूट गए। राजीव, मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। अरे मेरे माँ बाप भले ही गरीब है, लेकिन कम से कम एक घर तो है, खाना पीना तो है, सुबह सुबह चाय तो मिल जाती है सुकून से। बिटिया, हम तो तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानते हैं। हमने जानबूझकर तो कुछ ऐसा नहीं किया। आपके बेटे ने मुझसे झूठ बोलकर शादी की है। मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ मैं। इतना कहकर पद्मा वहाँ से जाने लगी कि तभी फिर से अचानक एक अनाउंसमेंट हुआ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आप सभी के लिए खुशखबरी है। अब पटरियों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी है, इसलिए रेल यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर गाड़ी संख्या 52341 कुछ ही समय में पहुंच रही है। ये अनाउंसमेंट सुनने के बाद पद्मा के परिवार में खुशी की और उम्मीद की एक लहर फिर से दौड़ गई। लेकिन तभी पद्मा को कुछ सुनाई दिया। एक आदमी का पैर रेल की पटरी में फंस गया था और सामने से ट्रेन आ रही थी। अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई है। सभी उस आदमी को देख रहे थे, लेकिन उसे बचाने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही थी। ट्रेन बहुत नजदीक आ चुकी थी। ट्रेन उस आदमी को टक्कर मारने वाली थी कि तभी पद्मा दौड़ कर गई और किसी तरह उस आदमी का जूता उतार दिया, जिससे उसका पैर आजाद हो गया और झट से वो दोनों प्लेटफॉर्म पर आ गए। बिटिया, आज तुम्हारी वजह से मुझे 1 सेकंड की कीमत समझ आई। अगर 1 सेकंड भी हम ऊपर चढ़ने में देर कर देते तो हम दोनों ही अपनी जान गंवा बैठते। बिटिया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई। बिटिया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतने में वहाँ पर वही स्टेशन मास्टर कुर्सी लेकर आ गया, क्योंकि वो आदमी रेलवे का बहुत बड़ा अधिकारी था। कैसे स्टेशन मास्टर हो तुम? रेलवे का अनाउंसमेंट होने के बावजूद भी तुम अपने दफ्तर में ही बैठे रहे। मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? आज से तुम्हारी जगह ये लड़की संभालेगी। तुम्हारा ट्रांसफर भागलपुर के एक छोटे से स्टेशन पर कर देता हूं, क्योंकि वहां ज्यादा यात्री नहीं आते। तुम आराम से बैठकर सोते रहना ऑफिस में। बेटी, कल से तुम यहाँ की स्टेशन मास्टर हो। तुम्हें 1.5 लाख हर महीना मिलेगा और सरकार की तरफ से एक बंगला भी रहने को मिलेगा तुम्हारे परिवार के लिए। कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब पद्मा अपने परिवार को लेकर सरकारी बंगले में चली गई। वहां पर फाइनली वो रजाई के अंदर घुसकर अपने पति राजीव